अरे आप सब आयुर्वेद के स्टूडेंट हो? कहाँ से आए? जबलपुर, मध्य प्रदेश। पूर्ण आयुर्वेदिक मेडिकल। देशमुख सर के पास आए सीखने के लिए? देशमुख सर के पास आए या विद्यकर्म? चलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कहना था। हाँ, उनके आशीर्वाद से वो खुला है आयुर्वेदिक मेडिकल। अच्छा बढ़िया। वहाँ पर हम लोग ब्रह्मचारी लोग वहाँ पर बीएमएस की सेवाएं देने के लिए बढ़िया। गुरु जी से दीक्षा ली। अच्छा है। आपसे भी सीखना है। हाँ, अभी कितने दिन है पुणे में आप? अभी हैं दिसंबर 16, 1 महीने। तो हर दोपहर को आते जाए। जी जी हमारा क्लिनिक हो गया तो हम लेक्चर के लिए बैठते हैं। जी जी। कुछ सवाल पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ, माइक उठाए। फक्त वॉल्यूम जरासा कमी करायला लागेल, हमिंग येईल तो. बोलो. बोला. सर एक अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट था सर, उसकी संप्राप्ति कैसे थी सर? उसको बच्चा था उसकी ना 25 ईयर एज थी। बहुत सारे बच्चे लोग जिनको शुक्र धातु के संबंध में तकलीफें रहती है, हस्तमैथुन वगैरह की आदत रहती है, उन बच्चों के मन में दुविधा रहती है कि ये चल रही है बात अच्छी है या बुरी है, उनको समझता नहीं। आधुनिक शास्त्र के लोग बोलते हैं कि कितना भी हस्तमैथुन किया जाए उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड की, पैंक्रियास की, ओवरीज की और टेस्टिस की जो हिस्टोलॉजी है वो सेम ही है। तो स्राव कितना भी बाहर पड़ गया है तो उसका कोई सवाल नहीं पैदा होता, ये उनका मानना है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों का ये मानना नहीं है। वो बोलते हैं कि शुक्र का स्खलन नहीं होना चाहिए, तो वो द्विविधा में डायनामा में पड़ जाते हैं लोग। वैसा उसका मन के ऊपर असर आ गया है। मन की सोच जो है वो कहाँ चली है, एक हृदय में चलेगी और दूसरा इंद्रिय जो है वो प्राण के हिसाब से हमारे शिरस्थ हृदय में बैठे हुए हैं। तो ये जब हो जाता है तो मज्जाधारा कला खराब होना शुरू हो जाता है सोच ज़्यादा रहने से, या ये पित्त धारा कला है मज्जाधारा कला, इसलिए पेट बिगड़ना शुरू हो जाता है पहले, और बाद में अल्सरेटिव कोलाइटिस में उसकी उत्पत्ति हो जाती है। क्योंकि पित्त बढ़ गया तो अल्सरेशन होना, दाह, पाक और कोष उसके प्रकोपित पित्त के लक्षण बताए। इसलिए अल्सरेटिव कोलाइटिस या एनी डैम डिसीज रिलेटेड विद एलिमेंट्री कैनाल, इट कैन बी क्योर्ड विद शिरोधारा। तो ब्राह्मी तेल की शिरोधारा होनी चाहिए, ओंकार का जप होना चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए, ये पहली बात। और शुक्रवर्धक जो दवाएं हैं वो पेट में जानी चाहिए। आहार रस से जैसा सप्त धातुओं का वर्धन होता है, वैसा शुक्र का संचय अगर हो गया तो प्रतिलोम राज जैसा रहता है, वैसा प्रतिलोम धातु का पोषण भी होना शुरू हो जाता है। धातु ही धातुआरा जो बोलते हैं ना, तो पहले धातु से दूसरा धातु, दूसरे धातु से पहला धातु, ये उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए सुबह को रसायन सेवन और रात को सेते वगैरह वाजीकरण सेवन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये संप्राप्ति इसके बारे में है। तो ये शरीर में ये शुक्र धातु की रक्षा जो है आहार, निद्रा और अब्रह्मचर्य बताए गृह शास्त्री में लोगों के लिए, ब्रह्मचर्य लोगों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन। मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात यावत बिंदु स्थिरोदेहे तावत कालस्य भयंकुता, ऐसा बताए शुक्र के बारे में। तो जितने आपके शरीर में शुक्र के बिंदु रहेंगे आपको काल का भी भय नहीं है। आप जो काम करने वाले उसको एक मोरल फोर्स और बूस्ट मिलती जाएगी। और जितना शुक्र का व्यय हो जाएगा वो जो क्षय हो जाएगा, और वो एक बार नष्ट होना शुरू हो गया तो बात खत्म। यन नाशे नीतम नाशा यस्मिन तिष्ठति तिष्ठति, ऐसा बताया है ना।
बिभेति दुर्बलो विष्णुम ध्यायति व्यतिरेकया, ये सब जो बोला है वो शुक्र के क्षय के बारे में बताया है ना। तो इसलिए उनकी अभी संप्राप्ति जो है वो शुक्र क्षय के हिसाब से मन के अनुरागों का असर उसके गृहिणी के ऊपर आ रहा है और इसकी वजह से वो खराब हो रहा है। तो वो ये रिवर्स करेंगे, हम गृहिणी दोष की चिकित्सा करेंगे, वैश्वानर की करेंगे और रक्तज प्रवाहिता की करते जाएंगे। तो जितनी दिखती उतनी सीधी बीमारी रहती नहीं रक्तज प्रवाहिता, जो पुरानी जो रहती तो वो कभी नहीं रहती, नहीं अगर है तो बात अलग है। ह्याच्यात घेऊन होत नहीं का ते तरुण, इसके ऊपर बैठा कर नहीं होता है, ये हाथ में कितनी बार पकड़ेगा। नहीं सर, वो उसको स्टैंड नहीं लगेगा। अरे उसको मन्यास्तंभ हस्तग्रह वगैरह तो हो जाएगा। हाँ? ठीक है बोलो। हाँ, कॉन्स्टिपेशन की वजह से शुक्र क्षय ऐसा क्यों? नहीं, कॉन्स्टिपेशन से वात वृद्धि हो सकती है, उदावृत हो सकता है। शुक्र का स्खलन अगर नहीं होता है तो कोई बात ही नहीं। शुक्र जो है वो एक्चुअल मैथुन से हो जाएगा, क्रोध से हो जाएगा, चिंता से हो जाएगा, भय से हो जाएगा, पंचकर्म से हो जाएगा, दवाओं का ज़्यादा खाने से हो जाएगा, कर्षण से हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु से हो जाएगा, अति चिंता से हो जाएगा, लेकिन कॉन्स्टिपेशन से नहीं होगा। हाँ, कॉन्स्टिपेशन की चिंता लग गई तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है ना। कितना चल रहा है कॉन्स्टिपेशन है। हाँ बोलिए, माइक दे दो उनको। यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट इज योर नेम, आई वांट टू नो। नहीं बैठो। ब्रह्मचारी आशीष जैन। हाँ, बटन शुरू करते थे। हाँ, ब्रह्मचारी आशीष जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आचार्य जैनाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के हम शिष्य हैं और अभी यूजी आयुर्वेद से बीएमएस कर रहे हैं। और हमारा नीट, हमने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं हम लोग सभी, और 2010 में 12 साल दिल्ली में जॉब वगैरह भी कर चुके हैं। लेकिन 2021 में गुरुजी ने कहा कि आप लोगों को आयुर्वेद क्षेत्र में सेवाएं देना है, इसलिए हम लोगों ने नीट दिया। तो हमारा नीट में 99% आया और एमपी में बहुत बढ़िया, तालियां इनके लिए। हाँ, हमारा रैंक भी था, हमें गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस भी मिल रहा था, लेकिन आचार्य श्री जी ने आशीर्वाद दिया कि आप लोगों को आयुर्वेद की दिशा में ही सेवाएं देनी है। हम लोग बीएमएस कर रहे हैं जबलपुर से, तो हम आपके चरणों में आए हैं और हमें आपसे भी सीखना है। ये अभी पूछ सकते हैं कुछ भी जी। हमें जैसे जठराग्नि खराब हो जाना और फिर भोजन ना पचना, बार बार जाना, इसकी संप्राप्ति और इसका उपचार। पहली बात तो ऐसी है कि जठराग्नि जो है उसके तरीके आयुर्वेद में बताए, मंदाग्नि, तीक्ष्णाग्नि वगैरह, मध्यमाग्नि वगैरह। तो उस हिसाब से प्रकृति परीक्षण जरूरी रहता है। हर एक का यंग एज में अग्नि बराबर रहता है। वात प्रकृति का पतला आदमी रहे तो विषमाग्नि हो सकता है उसका, बट अदरवाइज 2 बार का खाना और 1 बार का पेट साफ होना, ये अगर हो गया तो सर्कैडियन क्लॉक हमारा जो है वो नेचर से जुड़ा हुआ रहता है। तो जब भूख लगे तो खाना खाना चाहिए, प्यास लगे तो पानी पीना चाहिए, और वो भी कैसा आयुर्वेद के हिसाब से मिताहार लेना चाहिए। चाहे आप अच्छा आहार ले या बुरा आहार ले, आपका आहार जो है उसकी मात्रा जो है वो कम होनी चाहिए। यानी समझो आपने खाना खा लिया और किसी ने बुलाया कि चलो मेरे घर कर खाना खाना है, तो फिर से आपको खाना पॉसिबल होना चाहिए, खाना, समझ गए ना। तो मात्रा उसकी कम होनी चाहिए। ये अगर रहे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं रहती। फिर भी आयुर्वेद में जो दिनचर्या, ऋतुचर्या और रात्रिचर्या बताई उस हिसाब से खाने का तरीका होना चाहिए। खाना षड्रसात्मक होना बहुत ज़रूरी है। खाली पेट खाना खा रहे, भूख लगी है, और मधुर रस का सेवन, आम्ल रस, लवण रस, और सबसे बाद तिक्त रस जो रहता है और कटु रहता है वो अगर आप खाते हैं तो तबीयत मेंटेन रहती है। बार बार पेट साफ होना ये अग्नि की विकृति है, आम की विकृति है। और बहुभुजत्व यानी बहुत खाने की इच्छा करने वाला जो आदमी रहता है, ये भी खाता है, वो भी खाता है, वो भी खाता है, तो उससे बीमारियां पैदा हो जाती है। खाने का तरीका जो बताए वो, और ये सब अगर कर दिया जाए तो अग्नि की रक्षा हो जाती है। काय चिकित्सा का मतलब ये है कि काय नाम अग्नि, तो अग्नि की चिकित्सा हम करते रहते हैं।
तो अग्नि को ज़्यादा ईंधन देने से वो मर जाएगा, थोड़ा सा भी नहीं देंगे तो भी मर जाएगा। तो धीरे धीरे उसको देते रहना चाहिए और उसका संरक्षण करते रहना चाहिए। तो कोई भी बीमारी रहे तो पहले लंघनम परम औषधम, ऐसा ही बताया। और ज्वर का सूत्र जो है वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज्वर में स्वेदारोह संतापः सर्वांगहरणम तथा ये लक्षण बताया है, लेकिन एक गलत लक्षण है, व्याधि प्रतिहत लक्षण नहीं। मन संताप लक्षण ये जो बताया है वो सच्चा लक्षण है। कोई भी आदमी के शरीर में अगर पीप कहीं तैयार हो गया है, गांठें तैयार हो गई है, उसमें पस फॉर्मेशन हो गया है, तो उसको बुखार होता है, लेकिन वो टीवी देखता है, मैच देखता है, सब एंजॉय करता है, तो वो बुखार नहीं है, वो लक्षण है बुखार। लेकिन वो गुस्सा गुस्सा जो होता है वो उसका मन करता नहीं कोई चीज़ करने के लिए, तो वो मन संताप है। तो हमें ज्वर की चिकित्सा करनी है। ज्वर में आम की चिकित्सा है, ज्वर में मन की चिकित्सा है। तो ये क्यों सोचना है? तो चरक जी ने ऐसा बताया है कि सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमेव च। मन को दुख हो गया तो वो बीमारी है। तो किसी आदमी को अगर चेहरे के ऊपर सफ़ेद धब्बा रहे, दाग रहे, ल्यूकोडर्मा, तो उसको मन को पींच रहती है कि मुझे ये ल्यूकोडर्मा है। उसका सब बाकी चलता रहता है ना, शादी होती है, बच्चे होते हैं, सब होता है। तो मन का संताप है वो। इसलिए मन और शरीर दोनों अच्छा करने वाली चीज़ कौन सी है? ज्वर। तो ज्वर की चिकित्सा हमें करनी चाहिए। और ज्वर की उत्पत्ति भी दक्ष का वध वगैरह और शंकर जी ने जो विध्वंस कर दिया था उससे उत्पन्न हो गया है। तो उसका मतलब ये है कि विष्णु जी का और शंकर जी की जो सोच है ना, वो जो ज्वर की चिकित्सा में अपने आप आ जाती है, तो वो करना चाहिए। तो रक्षणकर्ता कौन है? विष्णु जी है। और विध्वंसकर्ता कौन है? शंकर जी है। तो शंकर जी उल्टा काम शुरू कर देते, बीमारी को मिटाते, और विष्णु जी वैश्वानर है, वो पेट में बिठाकर तबीयत अच्छी रखते। तो कोई भी बीमारी हो गई और इफ इट इज रिलेटेड विथ फीकस और मल प्रवृत्ति, डेफिकेशन की आदत है जो उससे संबंधित है, तो आपको अग्नि अच्छा करना होगा। अग्नि अच्छा हो गया तो सार भाग अच्छा हो जाएगा, मैल अच्छी तरह से पास होता जाएगा, अग्नि फिर से अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पुरुष का काम क्या है? अवश्यंभा पुरुषस्य, वो अग्नि का भी अवशमन कर देता है, शरीर का भी कर देता है और मन का भी कर देता है। तो ये सोच हमारी होनी चाहिए। वेदों में ऐसा बताया कि चार हमारे शरीर, ये जो क्या है, दूरगाई की पोर्ट है, और उसके चार बुरुज है। एक है नासा, उससे हम सांस लेते हैं, दूसरा है मुख, तीसरा है गुद मार्ग और चौथा है मूत्र मार्ग। ये अब अगर आप मेंटेन करते हैं, आपका दुर्ग कभी पड़ता नहीं, उसको बीमारी होती नहीं। सर एक पेशंट आलेला, ट्विन्स प्रेग्नन्सी होती, ट्रायली होत्या. त्यातलं जे फिटनेस होतं ते नॉर्मल होतं आणि दुसरं वालं होतं त्याला डिओडेनल ॲट्रेसिया होता. त्याचा विचार कसा करायचा? कब आया था? आज प्रेग्नेंसी वाली वो छोटी बच्ची को लेके आई तो? हाँ हाँ, बराबर है। नहीं, उसमें बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारी बार एक गर्भ तैयार हो जाता है, वात से हनन हो जाता है, दो गर्भ बढ़ते हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि दो ओरिज में से दो अंडे निकलते हैं और दो से कंसीव हो जाते हैं, प्लासेंटा अलग, अम्बिलिकल कॉर्ड अलग। तो उनका प्रारब्ध जो ही अलग रहता है, क्योंकि उसमें दो आत्माओं का प्रवेश होता है शुक्र शून्य से योग में। तो प्रारब्ध अलग हो गए तो दूसरी हिसाब से वो शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे बच्चों में एक जो है ना, वो अक्सर वियोनि विकृताकारा जायते विकृत ही मलई, इस हिसाब से स्त्री बीज और पुरुष बीज में जो विकृति रहती है, बीज दोष, क्रोमोसोमल रहे, जेनेटिक रहे, कुछ भी रहे, तो उससे उसकी वृद्धि होती नहीं। और बहुत सारी बार फीटस जो है अंदर ही मृत हो जाता है, या प्लासेंटल ब्लीडिंग जो चौथे महीने तक होता है वो बढ़ जाता है और उससे थ्रेटन एबॉर्शन हो जाता है। लेकिन फिर भी वो अगर मेंटेन रहता है और भगवान जी को उसको रुकवाना है या संसार में जन्म देना है, तो उसकी विकृति इतनी नहीं रहती कि वो इमीडिएट मर जाए। तो प्रारब्ध के हिसाब से उसकी जो गति चल रही है उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, और गर्भ संस्कार की जो दवाई चलती रहेगी वो देनी चाहिए। अभी 5वां महीने के बाद 6ठा महीना लगता है तो षष्ठे बुद्धि बताया है। तो स्मृति अगर अच्छी रहे, बुद्धि अच्छी रहे, तो उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो सकती है। उस हिसाब से हम दवा दे देंगे। एक पेशंट है, चालू कर। एक फीमेल पेशंट है,
तिला लहानपणापासून पायरुवेट कायनेज डेफिशियन्सी म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये ते ठराविक प्रमाणात जन्माच्या वेळी जेवढं असतं तेवढं असतं ना, हो. ते तसं नाहीये तिचं. आणि थॅलेसेमिया मायनर आहे ती, पण ते पायरुवेट कायनेजची तिला त्याच्यापेक्षा म्हणजे खूप कमी मात्रेत आहे म्हणून तिला खूप त्रास इंजेक्टेबल होतात. बरोबर. हा, तर ते पायरुवेट कायनेज आपण वाढवू शकतो ना. कारण की ती म्हणते की मी कोल्हापूरला असताना म्हणजे एक वैद्य होते, त्यांनी मला 2.5 महिने औषधं दिली, म्हणजे ती जगणार नव्हती असं सांगितलेलं ॲलोपॅथी वाल्यांनी, पण 2.5 महिन्यात चांगली झाली बराबर. तिकडे औषधं घेऊन. आणि त्याच्यानंतर तिला कधीच त्रास नाही झाला. पण त्याच्यानंतर आता लग्नानंतर डिलिव्हरी वगैरे अबॉर्शन होत गेले त्याच्यानंतर, आणि आता कोविड नंतर तिला जास्त त्रास व्हायला लागला. व्हाईट डिस्चार्ज पेक्षा म्हणते ब्राऊन डिस्चार्ज असतो आणि खूप पेनफुल असतं. सगळे सांधे पण दुखतात, ताकद अंगात काहीच नाही, म्हणजे विकनेस खूप आहे. 8.5 चं 8.5 राहतं हेमोग्लोबिन, अजून वाढत नाही. तर काय करते? पहले ऐसी बात है कि ये काइनेज वगैरह जो एंजाइम्स रहते हैं ना, उसकी डेफिशिएंसी रहे यानी है ही नहीं, ऐसा रहे तो वो अभाव है। वैशेषिक का अभाव हम मानते हैं, जो अभाव है उसका भाव नहीं हो सकता। सात्विक राजस तामस अहंकार जो है उसके बाद में तन्मात्राओं की उत्पत्ति है, पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय और उभयात्मक मन है। तो कोई भी चीज कार्यकरण भाव की जो है ना वो अहंकार के बाद में आ जाती है, तो उसका अभाव हो गया तो वो नया तैयार नहीं हो सकता, लेकिन उसकी डेफिशिएंसी या कमतरता है वो बढ़ा सकते हैं, एक। और दूसरा, अभाव का भी हर बार आधुनिक शास्त्र का जो सोचना होता है ना वो वैसा ही रहता है, ऐसा कोई बात नहीं। उसका क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है? प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट अगर डेंगू में कम हो गया और दूसरी बार डेंगू अगर हो गया तो वो हीमोलाइटिक रहता है। 40 के नीचे अगर ये आ गए, 40,000 के नीचे अगर प्लेटलेट आ गए तो आदमी मर सकता है। लेकिन वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के पेशेंट का 5 काउंट रहता है, सिर्फ 5,000, और फिर भी वो जिंदा रहते हैं। तो एवरी टाइम प्लेटलेट इज नॉट रिलेटेड विद ब्लीडिंग। ब्लीडिंग रुकवाने के लिए और कोई चीज़ें हैं और ब्लीडिंग जो है करने के लिए और कोई चीज़ें हैं, सिर्फ प्लेटलेट उसका पॉइंट नहीं है। वैसा उस पेशेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। उस वैद्य ने जो काम किया है इस हिसाब से ही किया है। तो उसकी अभी की जो तबीयत है वो दोष धातुमल के हिसाब से हमारा निदान आयुर्वेदिक होना चाहिए। निदान आयुर्वेदिक हो गया तो दवाई आयुर्वेदिक निकलेगी और वो हम दे सकते हैं। उसमें परहेज का हिस्सा हो जाएगा, पंचकर्म का हिस्सा हो जाएगा और शमन चिकित्सा हो जाएगी। और जो कोई डेफिशिएंसी है वो इन टर्म्स ऑफ दोष धातुमल और रस जो है षड रस, उसके बारे में सोचनी चाहिए। अभी देखो कोई भी चीज़ है तो पांचभौतिक है और षड रस क्या है? पांचभौतिक है ना। तो षड रसात्मक आहार अगर कोई होता है तो हाइपोथेटिकली उसको कमतरता या डेफिशिएंसी होनी ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर हो गई है तो उसको कॉम्पेंसेट करना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोगों को एक रिब जो सर्वाइकल ज़्यादा रहती है, पहले तकलीफ नहीं रहती, ज़्यादा की रिब है वो, लेकिन जब उनकी उम्र 35 से आगे जाती है और उनका एजिंग शुरू हो जाता है तो मान में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस वक्त वो जो हड्डी ज़्यादा की है वो वहाँ अवरोध का काम करती है, अवरोधात्मक वात की संप्राप्ति हो जाती है। तो पहले बॉडी ने उसको कॉम्पेंसेट कर दिया है। ये बॉडी कैसा करती है? तो पंचमहाभूत शरीरी समवाय संयोगवाही। संयोगवाही तो ये शरीर का धर्म है, इसलिए होता है। मैं अक्सर बोलता है ना कि पाँव अगर टूट गया रेलवे के नीचे तो वो सम वगैरह अच्छी करके वो आदमी कैलिपर लेके चलता रहता है, उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, सब होता है। सच बोले तो उसकी हड्डी निकल गई, खून निकल गया, दोष धातुमल सब निकल गए, तो रोगों से दोष वैषम्यम वो बार बार बीमार होना चाहिए था, नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ से जो संख्यात्मक चीज़ें नष्ट हो गई है वो गुणात्मक स्थिति से शरीर में बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ समयोगायित्व। इसलिए वो अच्छा है। अगर ऐसा नहीं होता तो नाखून काटते तो मैं बीमार हूँ, बाल काटते तो मैं बीमार हूँ, ऐसा हो जाता। तो समयोगायित्व मेंटेन करना शरीर का वैद्य का धर्म है, वो उन्होंने करना चाहिए। तो हो सकता है कि उसको अभी भी अच्छा लगे, है ना। 2.5 महीने की अगर वो मरने वाली थी और अभी तक वो जिंदा है तो वो जिंदा रहने के लिए बनाई है, तो उसको हमें जिंदा रखना होगा विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेद, है ना। औषधं चालू असली का म्हणजे बरं वाटतं. परत 15 दिवसांनी परत वेगळ्या कंप्लेंट्स सांगतात आणि ती आधीच्या कंप्लेंट्स विसरलेली असते की आपण ज्या बऱ्या केलेल्या आहेत आणि परत नवीन कंप्लेंट्स चालू होतात. वो औरतों की खासियत रहती है, बहुत सारी चीज़ें वो बताती रहती है ना। चींटी आ रही है बोले तो काली आ रही है या लाल, तो वो लाल बोलती है, बताती रहती है वो। यहाँ से सुनना, यहाँ से छोड़े जाना।
आता हायपर टेन्शनचे पण खूप पेशंट आहेत, म्हणजे 25 ते 30 वर्षामध्येच त्यांचं लिपिड प्रोफाईल पण पूर्ण नॉर्मल असतं. ते सगळं म्हणजे फक्त दिनचर्येचा थोडासा प्रॉब्लेम येतो का कामाला जायचा वेळ, रात्री यायचा वेळ. पण मग आता त्यांना ॲलोपॅथीचे तर लगेच औषधं चालू करतात. मग आपण दिनचर्येत तर त्यांना बसवतो, पण तरी पण अजून काय आपण एक्स्ट्रा करावं की बाकी तर त्यांना काहीच पॅरामीटर्स नाही आहेत, फक्त त्यांचं बीपी हाय असतं. हाय यानी कितना, क्योंकि म्हणजे सब 170 पर्यंत तरी हाँ जातं. 160/90 ये पहले पुराने ज़माने में नॉर्मल पकड़ते थे। बाद में उन्होंने कंपनियां जो है वो दवाओं की अच्छी चलने के लिए 5 से वो कम करके अभी बोलते हैं 100/70 इतना हो गया तो अच्छा है। तो बहुत सारे लोगों वो दवा बिक सकते हैं, ऐसा नहीं है। समदोषा समाग्निष्ठ की हिसाब से देखना चाहिए। और बीपी थोड़ा भी बड़ा हो तो गुस्सा जल्दी होता है क्या, रोना आता है क्या, मूड स्विंग होते हैं क्या, क्रोधात पित्तम बताए, पित्त बढ़ता है क्या, ये देखना चाहिए। वो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो 170 इट इज़ मैलिग्नेंट, वो उसका सोचना चाहिए। आणि शुड बी लेस देन 160। 140-120 तक हो गया तो सोने पे सुहागा। लेकिन लक्षण अगर कोई नहीं है तो सिर्फ पित्त की ट्रीटमेंट करो। रक्त और पित्त का खाना लोगों का होता रहता है। उष्ण कटिबंध में हम रहते हैं तो हर रोज पेट साफ होने के लिए रात को सोते वक्त अमल की देनी है। अमल की धर्मशास्त्र से रात को खा लिया तो मेधा का नाश होता है, इसलिए शहद के साथ वो दे दो या शक्कर के साथ, तो पेट साफ होता जाएगा। और नमक कम कर दो, तो सॉल्ट से क्या होता है, वॉल्यूम ब्लड का कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। म्हणजे तेवढं केलं तरी बस ना. Enough. नाहीतर ते ॲलोपॅथीचे एवढे घाबरवतात की ते पेशंट घाबरूनच येतात की आम्हाला सांगितलं तुम्ही गोळी नाही घेतली तर खूप काय काय साईड इफेक्ट होतील, असं होईल तसं होईल. मग म्हणजे मी पण लेक्चरला गेली तर मला पण मीच घाबरून गेली की अरे बापरे, ते विवेक महाजन म्हणून एक आहेत कार्डिओलॉजिस्ट, तर ते एवढं घाबरवत होते की असं होऊ शकतं तसं होऊ शकतं. तो एक सवाल मन में खुद को पूछना है, 250 बरस पहले एलोपैथी नहीं थी, लोगों को हृदय था, ब्लड प्रेशर था, और उस वक्त हम वैद्य लोग थे, आयुर्वेद था, तो आयुर्वेद से होता है ना। थँक्यू सर. सर हम बच्चों के साथ जब पढ़ रहे हैं अभी तो वो लोग फ्रेशर हैं, आयुर्वेद में प्रवेश तो वो ले लेते हैं, लेकिन ना उनके मन में एक रहता है कि एलोपैथी ऑप्शन है प्रैक्टिस करने के लिए। आपने भी अपने टाइम पे जब शुरू किया होगा तो शायद ये चीज हाँ, चलती है, मतलब एलोपैथी प्रैक्टिस भी। सर आप आयुर्वेद पे कैसे टिके रहे और आयुर्वेद को यहाँ तक आप लेकर आए हैं, और सर बच्चों को हम अभी क्या बोल सकते हैं, मतलब क्या वो चीज हो सकती है सर कि बच्चों के मन में ये ना रहे शायद वो भी आयुर्वेद पे ही। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद और कुछ बच्चों को पढ़ाया नहीं तो भी वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, और जिनको ऐसा गोद में लेके सिखाया वो भी एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं। तो ये ही मेरे गुरुजी के साथ हुआ था, कोलटकर सर जी जो उन्होंने 20,000 विद्यार्थियों को सिखाया, लेकिन हम 8 ही तैयार हो गए उसमें से, तो उनको कितना फ्रस्ट्रेशन आता होगा। तो उनका ये मानना है और मेरा भी उनको अनुमति है, वो बोलते हैं कि आयुर्वेद का प्रैक्टिस करना यही आत्मभाव है, आत्मज गुण है। आप कुछ भी करो, आयुर्वेद आपको चूज करता है, आप आयुर्वेद को चूज नहीं कर सकते, ये चीज़ रहती है। तो बाकी के डिस्टेंस में पैसा कमाना है, जल्दी कमाना है, घर के लोग बोलते हैं इसलिए कमाना है, मुझे वो पैथी अच्छी लगती है करना है, ये बाकी की अलग बातें रहती है। बहुत सारी बार बहुत ज़्यादा पैसा घर पर है, बुद्धि भी अच्छी है बच्चों की, और वो एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं करते हुए आयुर्वेद करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये पक्का है कि आयुर्वेद का प्रैक्टिस करना ये आत्मज भाव है। दूसरे किसी का वो हम कितना भी सिखाए वो हो जाएगा ये पक्का पता नहीं चलता। बात रही आधुनिक शास्त्र के प्रैक्टिस की, अभी चरक सुश्रुत वाग्भट के काल में तो एलोपैथी थी नहीं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन आजकल के ज़माने में हम ये सब चीज़ें देखते हैं तो लोगों के मन में ये विचार आता है कि वो मिक्स प्रैक्टिस कर दो। मिक्स प्रैक्टिस करने वाले जो लोग रहते हैं वो भी बाद में आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा हो जाता है अगर वो सच्चे दिल से आयुर्वेद पढ़ रहे तो। आपको भक्ति अगर बढ़ानी है तो उसके प्रति आपका ध्यान होना चाहिए तो बढ़ेगी वो। जैसी भगवान जी की भक्ति करते हैं तो नाम स्मरण से उसका प्यार पैदा हो जाता है पहले, और बाद में बाकी सब चीज़ें हो जाती है। वैसा ही आयुर्वेद हर रोज आप पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उसके प्रति आपकी भावना अच्छी हो जाएगी, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों बाजू से काम करता है ना। लेकिन जिसके मन में पहले से ये बात नहीं, उसके मन में नहीं तो आत्मज भाव नहीं, इसलिए वो होता नहीं। संस्कार से वो हो सकता है, 10 लोगों का देखकर बहुत सारे बच्चे बदल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका जो प्रोपोर्शन है वो बहुत कम है। और आजकल के ज़माने में लड़कियों का दिमाग अच्छा तेज रहता है, स्टडी करते रहती है,
तो हर एक आयुर्वेद कॉलेज है वो कन्याशाला जैसा ही है, 80% उसमें लड़कियां रहती है और 20% लड़के रहते हैं। ये एक कारण है। तो वो बाद में आगे जाकर उनकी शादी वगैरह हो गई तो जैसे उसके मिस्टर बोलेंगे वैसा उसका काम होता है, और इसलिए पूरा तरीके से नहीं करते। अभी हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं मैं उनको बताता है कि शादी के वक्त आप ये उनको बता देना कि मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करूँगी और मुझे रुकवाना नहीं, तो वो भी मान जाते हैं। ऐसा है। तो कोशिश तो हर तरह से चल रही है, लेकिन फिर भी वो आत्मज भाव है। और हमने जब शुरू कर दिया तो हमारे मन में हमारा ऐसा था कि सुबह को मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करेगा और शाम को एलोपैथिक प्रैक्टिस करेगा, उस वक्त की सोच बच्चे। लेकिन जब हमने पहले ही बरस में, हमारे वक्त किताबें नहीं रहती थी, हमें मूल ग्रंथ का ही पठन करना होता था। तो उद्भिजांग प्रत्यांग विज्ञान, प्रारंभिक पदार्थ विज्ञान और प्रारंभिक रसशास्त्र, ये 3 सब्जेक्ट जो थे ना, उसकी एग्जामिनेशन 6 महीने में उन्होंने प्लान कर दी। तो हम ढूंढते रहे लाइब्रेरी में कहाँ से मैं वो निकालूं, और इसलिए हमारा चरक सुश्रुत वाग्भट कश्यप का वाचन जो है ना, वो फर्स्ट ईयर BAMS के पहले ही हो गया था। तो उस वक्त ध्यान में आ गया सब वो ऋतुचर्या दिनचर्या वाला पढ़ लेने के बाद कि ये तो कुछ तो अलग बताया है, और अभी का जो शास्त्र है उससे ये परे है और अच्छा है, ये मन में फिला गया है, वो भी संभवतः आत्मभाव हो सकता है। तो इसलिए हमने तय कर दिया कि ये हम पक्का आयुर्वेद का ही प्रैक्टिस करेंगे और एक जगह एलोपैथी का करेंगे। लेकिन बाद में हमें बहुत सारी शंकाएं मन में उत्पन्न हो जाती थी, सवाल खड़े हो रहते थे, और वो मिटाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वैद्य सब ऐसे ही थे जो एलोपैथिक प्रैक्टिस करने वाले। लेकिन बाद में कुलटकर सर जी ने हमारी सब शंकाओं का निराकरण कर दिया, और तब से हमारे वो गुरु बन गए और हम इस रास्ते के ऊपर पूरे के पूरे चले आए। ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मिल जाना, ये भी हमारा प्रारब्ध या कर्म अच्छा रहता है तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल है। सर मृत्यु आयुर्वेद में जैसे चारों आश्रम को अच्छे से जी के और आयुर्वेद लाइफस्टाइल को भी फॉलो करने के बाद आखिर में मृत्यु शोक कैसे हो सकती है? मृत्यु अच्छा मरण कैसे हो सकता है? वो तो वानप्रस्थाश्रम एक बार शुरू हो गया तो आपके गुरुजी ने दिया हुआ जो मंत्र है उसकी जो साधना और तपश्चर्या है वो गुरुजी की तपश्चर्या है। गुरुजी बीच में रहते हैं हमारे और भगवान जी के बीच में, वो निकल जाते तो हम और भगवान जी एक होते, ऐसा नाम स्मरण का अर्थ रहता है। तो तादाद में हो जाता है, सोहम हो जाता है वो अगर ऐसा हो गया, उसकी भक्ति अगर होती रही और वो सामने देखते देखते अगर मृत्यु आ गई तो उसमें आप विलीन हो जाते हैं, है ना। तो साधना का अंतिम जो ध्येय रहता है, ध्येय तो बोलना नहीं कि अपने आप सब चीज़ें छूट जाना ये मोक्ष है ना। तो उसके साधना के अलावा वो नहीं हो सकता, और उसके लिए शरीर और मन अच्छा होने के लिए आयुर्वेद का अवतरण हो गया है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम रोगा तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च। तो इसलिए आयुर्वेद सीखना है और पढ़ना है और उस हिसाब से बर्ताव करना है। तो भ्रतृयों में किसी एक को चुनना हो पहले स्टार्ट करने के लिए, अष्टांग, चरक और सुश्रुत में से, तो किसको चुनना चाहिए? नहीं, ये तो स्वाध्याय तो हर एक चीज का होना ही चाहिए, लेकिन चरकस्व चिकित्सा जो बताए ना, चरक में जो सिद्धांत आ गए, चरक में जो चिकित्सा आ गई है वो सर्वंकष है। उसमें फिजिकल मेटाफिजिकल सब विचार उसमें आ जाते, देश कालावच्छिन्न और देश कालातीत। यानी कि चरक संहिता लेकर आप यान से अगर दूसरे ग्रह के ऊपर गए ना तो वहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसा वैश्य रत्नावली या भाव प्रकाश लघुत्रय से वैसा नहीं होता। तो हेतुलिंग का जो है ना, हेतुलिंग औषध ज्ञान स्वस्तातुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम मुझे है ना। तो इसलिए चरक जी का मनन चिंतन पठन होना चाहिए, और वो उसमें से जो आपके मन में विचार आ जाएंगे वो आपको बढ़ाने होंगे, है ना। अभी बहुत यंग एज में कि जो डिमाइलिनेशन की प्रॉब्लम आती है, डिमाइलिनेशन इसकी संप्राप्ति डिमाइलिनेशन या डिमेंशिया, डिमाइलिनेशन तो उसका क्या कारण है इतने यंग लोगों को ये होना शुरू? नहीं, अभी कोई भी आधुनिक शास्त्र का निदान हम जब मन में लेते हैं ना तो हमें आयुर्वेद की सबसे पहले उसका निदान करना होगा, ऐसा होता है। तो हम यहाँ बच्चे लोगों को यही बताते हैं कि आपका निदान पहले वो फाइल्स बाजू में रख दो और आयुर्वेद का निदान पहले कर दो, तो हमें दोष धातुमल के बारे में पता चल जाएगा और हम उसका आयुर्वेदिक निदान करेंगे, ऐसा होता है। अभी एक बात बताता हूँ आपको,
कि बहुत सारे लोगों को ल्यूकेमिया की बीमारी सामने आ जाती है, और उसको अगर पूछ लिया जाए तो बोलता है कि 2 बरस से मुझे खांसी है, वातजकास, बाद में थोड़ा सा बुखार आ गया और ये निदान हो गया। तो हमारा निदान उस वक्त कैंसर नहीं होना चाहिए, ल्यूकेमिया नहीं होना चाहिए, वातजकास होना चाहिए। कई कई लोग बोलते कि हमें शीतपूर्व ज्वर था पहले और 3 महीने के बाद ये रिपोर्ट आ गया, उनका निदान शीतपूर्व ज्वर हो जाएगा। और कोई पेशेंट रहते हैं उनको शुक्रावृत्त वात रहता है और उसकी वजह से उनके शरीर में कैंसर की संप्राप्ति रहती है। तो इन तीनों का आधुनिक शास्त्र का निदान एक ही रहता है, लेकिन हमारा अलग अलग रहता है। तो ये आयुर्वेद की सोच रहती है। तो डीमाइलिनेशन होते वक्त उसके शरीर में कौन सी बीमारी का प्रेजेंटेशन है, पूर्व व्याधिवृत्त कौन सा है, वर्तमान व्याधिवृत्त कौन सा है, अनुवंशिकता क्या है, वो क्या खाता पीता है, वो सब मायने रखता है। और उसके हिसाब से पुरुषम वीक्ष हर एक अलग देखना चाहिए आदमी, तो सुविधा हो जाती है। तो वो संभवतः कई बार ऐसा होता है कि डीमाइलिनेशन रहता भी नहीं, दूसरी कोई बीमारी रहती है वो अच्छा हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ? तो सोच ऐसी रहनी चाहिए। नमस्ते सर, मेरा नाम प्रशांत जैन है। आपने जो अभी बताया कि आत्मभाव रहता है आयुर्वेद प्रैक्टिस करने के लिए, आयुर्वेद को हमने आयुर्वेद होना चुनता है। जैसे भैया अभी IIT BHU में से पास आउट हैं। अच्छा। जो हम लोग का पैकेज रहता है, हम सोचते हैं उतना लाखों करोड़ों रुपए का ड्रीम पैकेज छोड़कर भैया बहुत बढ़िया। नीट के लिए बायोलॉजी चाहिए था, तो बायोलॉजी नीट में भैया की कैंटीन में फर्स्ट रैंक थी, भैया की सेकंड रैंक थी। बढ़िया। मारुति सुजुकी गाड़ी बैठते हैं, उसमें भैया चीफ R&D टीम में थे। अच्छा। हाँ, तो सर हम लोग को आयुर्वेद ने चुना है, ये पक्का है। अभी एक बात बताता है, मैंने जब एडमिशन BMS को लिया था उस वक्त 38%, 42% जिनको मार्क्स है 10वीं कक्षा के ऐसे लोग वहाँ सीखने को आते थे। तो आयुर्वेद को जो अच्छा ब्रेन मिलना चाहिए था वो भी मिल नहीं रहा था, वो अभी मिल रहा है। उसका मतलब ये है कि आयुर्वेद आपको चूज पक्का कर रहा है ना। अभी 100 एकड़ में आयुर्वेद इसकी खेती करते हैं, वहाँ पे औषधि बनवाते हैं। 200-300 गाय हैं। हाँ। पूरा मेरा एक क्वेश्चन था सर, जो हम लोग के दिगंबर जैन साधु रहते हैं, उनका चर्या बहुत कठिन रहती है। सुबह से उठना और खाना, दिन में आहार एक ही बार होता है, वो भी खड़े होकर, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। सर आज के परिवेश में खान पान की वजह से उन लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है और अधिकतर तो जठर अग्नि या गृहिणी से ग्रसित हो जाते हैं। तो आहार में ऐसी क्या चीज सम्मिलित होनी चाहिए कि वो रोज उनके आहार में दें, जिससे जो उनकी चर्या है तब है तो अच्छे से आगे। बराबर है। पहले उनके पाँव पकड़ के उनको बोलना है कि आप रहे तो बाकी सब चीज़ें चलती है, तो आप आयुर्वेद का जो कुछ आयुर्वेद बोल रहा है वो मान ले। और उनका खाना एक बार जो है वो 40 बरस के बाद चल सकता है। अदरवाइज जो क्लॉक रहता है वो 6 घंटे के बाद एक खाना, ऐसा अगर हो गया तो 12 घंटे में 2 बार खाना और 1 बार टट्टी को साफ होना, ये हो गया तो शरीर धर्म चलता है। एक बार पहले से ही वो खाना खाते हैं और 40 बरस के अंदर की उम्र रहे, पित्त की प्रकृति रहे और जाड़ों का सीजन रहे, तो भूख बहुत ज़्यादा लगने वाली है। और भूख लगते वक्त अगर वो खाते नहीं तो धातुओं का नाश हो जाएगा और ग्रहणी हो जाएगी। तो कम खाना और एक बार खाना बीमारी का कारण हो सकता है। ये सब चीज़ें उनको बतानी है। और 2 बार का अगर खाना हो सके तो षड्रसात्मक आहार और बीच में 8 घंटे का फासला, 6 या 8 घंटे का फासला, ये अगर कर दिया जाए तो उनकी बाकी की चर्या इतनी अच्छी रहती है कि वो बीमार होंगे नहीं। फिर भी अगर कोई बीमारी आ गई तो रसों से ही उनको अच्छा करना है। मधुर अम्ल लवण कटुती का कषाय वाघबट जी निकाल कर उसमें 15वां अध्याय जो है, 15वां नहीं, रसभेदी अध्याय जो है उसमें रस के कार्य बताए, उसका पांचवती संगठन बताया, उस हिसाब से उनको खाना दे देना। वो अगर खाने की चीज़ें मना करते हैं तो उनको शरीर को लगाने का तेल जो है वो तो अप्लाई करने के लिए बताना है, क्योंकि शरीर की जो स्किन है वहाँ दूध भी लगाया जाए और आदमी अगर खाता नहीं है तो उसका पोषण हो सकता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा से कॉस्मिक एनर्जी है वो हम खींच सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उनको पॉसिबल रहती है, तो लगाने का तेल तो कम से कम लगाने चाहिए। ऐसी बातें उनको बता देनी है। बाद में 40 के आगे उम्र जाती है तो सुबह को च्यवनप्राश जैसी चीज़ बनाकर सुबह को खाने के लिए देनी है या शाम को देनी है। दूध का आहार वो कभी भी कर सकते हैं उसके साथ। तो ये अगर चीज़ें करते गए तो वो काम बना रहेगा। अंधेरा है तभी।
सर एक और क्वेश्चन है हाँ चलना दे। सर अगर कोई पेशेंट आता है तो फाइल आयुर्वेद के पास लास्ट में फाइल मॉडिफाइड कर आते हैं, तो उनका डायग्नोसिस फाइलों को देखकर बनाया जाए नहीं, या जिसे पहले सामने पेशेंट आ गया तो दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही परीक्षेता होगी ना, तो उसको देखकर बाद में स्पर्श करके और बाद में प्रश्न पूछ के ही हमारा निदान पहले होना चाहिए। बाकी ये जो ये रहते डॉक्टर की रिपोर्ट, ये सब से बाद में देखने हैं, हमारा निदान होने के बाद देखने हैं। क्योंकि अभी देखो किडनी का पेशेंट है कोई और उसका क्रिएटिनिन 4 है समझो, तो उसको 4 जगह अगर घुमा दिया जाए लेबोरेटरी में, हर एक का रिपोर्ट अलग आता है, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेशेंट आते वक्त कैसा आता है, चलता कैसा है, उसको किसी ने पकड़ा है या नहीं पकड़ा है, ये देखकर भी आपका निदान हो सकता है। वो जब आकर बोलता है तो उसके स्वर और व्यंजन जो निकलते हैं उससे भी काम होता है। हमारे पीठ के हड्डी में षट चक्र है, उसको उनकी देवता बताइए और उसके स्वर और व्यंजन बताए। श स स व ये मूलाधार चक्र के शब्द है, वो अगर गलत बोलता है तो उसका जिनेटल सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम मार खाती है। वहाँ गणेश जी की विकृति रहती है, तो गणेश जी को जो पत्री यानी पत्ते पसंद है, अपामार्ग है, दुर्वा है, रुई अर्क का पत्ता है, वो देने से वो अच्छे हो सकते हैं लोग। तो बोलने से निदान हो जाएगा, देखने से हो जाएगा, बाद में स्पर्श करके आपको देखना है, उससे जो निदान हो जाएगा। तो डॉक्टर का निदान चाहे कुछ भी हो, है ना, बाद में वो चीज़ें देखनी है आपको, क्योंकि मेडिको लीगल एस्पेक्ट भी रहते हैं, तो आपको सोचना होगा। सर आहारी औषधि है, तो सर आहार आजकल दूषित हो गया है, मतलब ऑर्गेनिक तो मिलता नहीं है, और उसी की वजह से शायद बहुत ज्यादा कैंसर पेशेंट और ये सब ऊपर से देखने पे समझ में आता है, अभी बहुत ज्यादा हम डीपली कुछ भी नहीं जानते। तो सर हम औषधि से कैसे उसको ठीक करें, औषधि देके या आहारी कैसे उसका ठीक हो जाए, क्योंकि अब लोग बहुत ज्यादा हैं और इतना तो हो ही नहीं सकता प्रोडक्शन बहुत अच्छे से, तो उसके लिए लोग मिला जुला करके देते हैं। अभी देखो पूरे संसार में कांटे बहुत सारे आए, इसलिए हर जगह गालीचा नहीं बिखेरना है। हमारे पाँव में हम चप्पल पहनेंगे, है ना, तो उस हिसाब से लोग जो कुछ खाते खाने दो उनको। हमें क्या करना है, वो विष सेवन कर रहे हैं, तो हमें आगध तंत्र जो है आयुर्वेद का वो सोचना होगा और आगध तंत्र की दवा देनी है। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो रहते हैं वो केमिकल्स है, केमिकल यानी खनिज है, तो उसके लिए हम प्राणी और वनस्पति विष इस्तेमाल करेंगे। ऐसा है, योनि भेद हो गया तो द्रव्य भेद हो जाता है, उसका असर अलग आ जाता है ना। तो इस हिसाब से वो जो कुछ खाते हैं जिसकी विष की संभावना है, उसके लिए चंद्रोदय आगध है, अजित आगध है, चंपक आदि आगध है, बहुत सारी दवाएं है, वो इस्तेमाल करना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बोल बोल। पेशेंट था, उसको ऑटोपालस से कंप्लेंट थी सर, लेकिन उसको 20 साल पहले राजस्मा हुआ था सर। अभी उसको डायबिटीज रिपोर्ट के हिसाब से डायबिटीज था सर। उसका राजस्मा में अभी संप्राप्ति में कोई रोल था कि नहीं था सर? है ना रोल। राजस्मा की जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है ना AKT, उसका जिगर के ऊपर असर आता है, लीवर के ऊपर। जिगर की जो थैली है पित्ताशय की, गॉल ब्लैडर, उसकी जो ट्यूब है वो और पैनक्रियास की ट्यूब एक साथ मिलते हैं और बाद में डिओडेनम में ओपन होते हैं। ये एनाटॉमी है ना। पैनक्रियास से अगर आइसोलेट ऑफ लैंगराम सीक्रेट करता है एंडोक्राइन हिसाब से, और अमाइलेज वगैरह एक्सोक्राइन से करता है, तो आपका यकृत का भी सोचना चाहिए। तो आयुर्वेद की हिसाब से डायबिटीज इज मोर रिलेटेड विथ लीवर, नॉट विथ पैनक्रियाज एवरी टाइम, है ना। तो आपको उसका भी सोचना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अभी बोल रक्त बोल जो है कषाय रसात्मक द्रव्य है। कषाय रस जो है वो 17 जाम मारुतम घंटी त्रयस्थिता दया कफम के हिसाब से क्या करेगा, तो उसको कम करेगा। तो डायरेक्ट रिलेशन है। और रस यानी पारद, पारा और गंधक, ये कज्जली जो है वो व्याधित्व का नाश करती है। व्याधित्व ये जाति है, उस जाति का काम क्या है, मन को दुख देना, शरीर को दुख देना। तो सब व्याधि ऐसी लटक रही है, समझो आर्चर लटक रहा है, ग्रहणी लटक रही है, जोर लटक रहा है,
तो ऐसी एक ही तीर और कमान है पारा और गंधकी जो व्याधियों का नाश कर देती है। तो ये कषाय रस है और उसके साथ ये काफी है कफ कम करने के लिए। ऑटोइम्युन हेमोरॅजिक ॲनिमिया असं पेशंट आहे ते मानसी राव तर त्यांना मकरध्वज आणि सुवर्ण सूक्ष्म हिरक होतं ते कशा पद्धतीने काम करतात? हीरक जो है वो त्रिदोष शामक है उसका भस्म, और मकर ध्वज जो है वो क्या है सोने के साथ बना हुआ रस सिंदूर है। तो ये दोनों ब्लड केमिस्ट्री कौन सी भी खराब हो गई और हीरक मकर ध्वज 3 बार आप देते हैं तो ब्लड केमिस्ट्री नॉर्मल आ जाती है। उसका मतलब ये नहीं कि संप्राप्ति का पूरा भंग हो गया, इसके लिए अलग दवाई आपको देनी पड़ेगी। लेकिन समझो किसी का क्रिएटिन कम करना है, किसी का ब्लड यूरिया कम करना है, किसी का यूरिक एसिड कम करना है, तो सिर्फ सूक्ष्म ये जो है रस सिंदूर या सुवर्णयुक्त मकर ध्वज और हीरक भस्म ये 2 इस्तेमाल किया तो होता ही है। व्याधियों का नाश करने वाली चीजें हैं। उसके साथ आप परहेज दे दो, पंचकर्म बताओ, अलग व्याधि प्रतिनिधि चिकित्सा है वो भी करो। ऐसा जयद्रथ को मारते वक्त श्री कृष्ण जी ने वो सुदर्शन चक्र भेज दिया था ना सूर्य के यहाँ, तो उसको लगा कि अंधेरा है, तो ये हाँ सूर्य और हाँ जयद्रथ फोड़ा उसको, अर्जुन को बता दिया उन्होंने। वैसा ये सुदर्शन चक्र है मकर ध्वज और हीरक, वो लगा दिया तो संप्राप्ति एकदम कम हो जाती है, निकाल दी तो फिर से बढ़ जाता है। इसलिए बाकी की ट्रीटमेंट करनी ही है। सर बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं कि उनकी कंप्लेंट रहती है कि मुझे पसीना नहीं आता, ज्यादा काम भी करो तो भी पसीना नहीं आता। कुछ स्टूल भी रहते हैं, कुछ क्रूज भी रहते हैं, फिर दोनों की कंप्लेंट एक रहे तो कैसा सोचना चाहिए? ऐसा है अभी कोई आदमी कफ प्रकृति का रहे तो उसको पसीना कम आने वाला है, कफ वातज प्रकृति का रहे तो भी पसीना कम आ जाता है। लेकिन कफ वातज ज्वर हो गया तो उसमें स्वेदस्य असमंता प्रवर्तन में ज्वर में भी पसीना आ जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो प्रकृति के ऊपर रहता है, निर्भर रहता है। पित्त की प्रकृति क्रोधा पित्तम बताए, पित्तम तो स्वेद रक्त योग बताए। तो पित्त अगर शरीर में बढ़ गया है, रक्त खराब हो गया है, मेद धातु की विकृति है तो ज़्यादा पसीना आ जाएगा। सिर्फ मेद बढ़ता जाएगा, उसमें आम ज़्यादा रहेगा तो पसीना नहीं आएगा, मोटापा बढ़ जाएगा, है ना। तो ये पहले सिम्टम व्याधि का है या नहीं वो देखना चाहिए। अस्वेद और अतिस्वेद ये कुष्ठ के पूर्व रूप में आ गए हैं, तो पहले कुष्ठ नहीं ना वो देखना चाहिए और रक्त की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। कुछ भी अगर समझता नहीं है ना तो मेद की ट्रीटमेंट करो आप, कोई भी बीमारी रहे तो, लंगन भ्रूण रहे, संतर्पण अपतर्पण रहे, कुछ भी रहे, मेद की ट्रीटमेंट करनी है। मेद बेज का हिस्सा है, रस रक्त मांस मेद, अस्थि मज्जा शुक्र, तो कांटे के ऊपर ट्रीटमेंट हो गई, दोनों बाजू का इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। वजन कुछ भी डाला नहीं यार, कांटा ऐसा पकड़ लिया तो बराबर तराजू रहता है ना, वैसा मेद का है। यानी कि किसका है, तेज का है। पृथ्वी आप तेज, वायु आकाश, तेज को पकड़ो, बाकी दोनों नॉर्मल हो जाते हैं, है ना। वो अग्नि की ट्रीटमेंट है, इसलिए हर बार अग्नि है तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अग्नि चैतन्य का हिस्सा है। आत्मज भाव हमारा जो प्रकट हो गया है शरीर में, जी चेतना उत्पन्न हो गई है, वो अग्नि के हिसाब से हो गई है। हमें भगवान जी ने दिया हुआ हमारा शरीर मैटर हमें मिल गया है और कुछ एनर्जी मिल गई है, वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर हमारी आयु रहेगी। उसमें सांस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अग्नि का धुमापन कौन करेगा, वायु करेगा। इसलिए अग्नि सखा बोला है वायु को। तो आप प्राणायाम करें, आपकी सांस की गति कम कर दे, खाना थोड़ा सा ले ले, अग्नि का संजोषण करते रहे, पूरी आयु आप जिंदा रहेंगे विदाउट एनी डिजीज, शरीर का भी नहीं और मन का भी। और आपके श्वास खत्म हो गई, इसलिए दिए से जैसा तेल खत्म हो जाता है और बुझ जाता है, वैसे लोग मरेंगे। और इससे उल्टा करेंगे तो सफर हो जाएंगे। वही प्रज्ञा अपराध है, वही असात्म इंद्रिया है, काल मैंने अभी बताया वो है। सर आप बहुत सारे पेशेंट को ये भी पूछते हैं कि सिर को पसीना ज्यादा आता है,
हमारे शरीर में सिर क्या है, हीट सेंटर है, हाथ पाँव क्या है, हीट सेंटर है। तो वहाँ अगर तेल लगा दिया जाए तो वो ठंडे रहते हैं और अच्छा काम होता है। इसलिए शिरश्रवण पादेषु तम विशेषण शिले। उन्होंने पादेषु बताया, शीर बताया, हस्तेषु बोला नहीं। लगाए किससे? हाथ से ही लगाएंगे ना, इसलिए हस्तेषु नहीं लिखाए। वो विद्वान है इसलिए सूत्र रूप में बोलते हैं, हम विद्वान है इसलिए सूत्र रूप से समझ लेते है ना। सर मेद की जैसे अभी बात हो रही थी, तो मेद और अस्थि धातु का रिलेशन है। अभी जैसे हम लोगों को ऐसे केसेस मिलते हैं कि डिस्क बल्ज का केस है, तो वो हमारे अकॉर्डिंगली अस्थि धातु की विकृति हो रही है उसमें। लेकिन अगर ऐसा मेदस्वी पेशेंट है जिसका खाना पीना पहले से बिगड़ा हुआ था और आफ्टर डिलीवरी भी उसने एज अ फीमेल पेशेंट है और उसने प्रॉपर सूदी का परिचर्या वगैरह पालन नहीं किया, ऐसा एक पेशेंट कल था, तो उसमें हम लोग मेद का ट्रीटमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा फर्क पड़ेगा। हाँ, करना है, क्योंकि मेद के बाद अस्थि तैयार हो जाएगी। मेद धात्वाग्नि बढ़ेगा, वो पोषक अस्थि धातु तैयार करेगा, खुद को तैयार करेगा, मैल स्वेद तैयार कर देगा, है ना। कंडरा और सिराई उत्पन्न हो जाएगी मृदुपा कर भाग से। तो मेद अच्छा हो गया तो हड्डी अच्छी होना तय है। स्नेहन काम किसका है? प्रीणनम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पूर्ण। स्नेहन अगर मज्जा का काम, मेद का काम है, तो उससे वात का शमन हो जाएगा। वात का शमन हो गया तो अस्थि धातु की वृद्धि होती है। वांशिकता पूछते हैं सर मोस्टली सारे पेशेंट्स में, तो इसके अकॉर्डिंग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे चेंज होती है? इसके अकॉर्डिंग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उस पेशेंट के लिए नहीं रहती, हो नहीं सकती, कर सकते हैं हम। समझो हमारे सामने पेशेंट है, उसको ब्लड प्रेशर डायबिटीज बिकॉज ऑफ हेरिडिटी ओरिजिन है। तो हेरिडिटी ओरिजिन पहले क्या है, उस पेशेंट की मम्मी, उसकी मम्मी, उसकी मम्मी, उसकी मम्मी, हर एक औरत समान ही खाना पका रही है, समान ग्रोसरी दुकान से वो ला रही है, सबका मसाला सेम रहेगा, तेल सेम रहेगा, ऐसा वो दे रही है, इसलिए शरीर में समान विकृति आ रही है। तो आनुवंशिकता, दैट मीन्स हेरिडिटी इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड विथ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स और म्यूटेशन। वो इससे भी ताल्लुक रखती है खाने से पहले। ये पहली बात हो गई। तो ये समझ में आ जाता है कि ये खाना आपका बदल दो। दूसरा, अभी क्या हो गया, ये सामने वाली औरत आ गई, उसको ल्यूकोडर्मा है और आगे वाले बच्चे को होना नहीं चाहिए, तो उसकी जब शादी हो जाएगी, उसको जो बच्चे हो जाएंगे, तो प्यूबर्टी की एज के पहले या मेहनत के एज के पहले हम उसको बाकुची रसायन दे सकते हैं, कैशोर गुग्गुल दे सकते हैं। तो उस बच्ची के शरीर में या बच्चे के शरीर में जो शुक्र की अभिव्यक्ति हो जाएगी, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिकेशन हो जाएगी। तो जो उसके मम्मी को ल्यूकोडर्मा है, वो ट्रांसमिट होने की संभावना 90% कम हो जाएगी। अगर ये नहीं करते तो वैसा ही चलता रहेगा पीढ़ियों तक, और जब म्यूटेशन वेरिएशन हो जाएगा तो निकल जाएगा वो। अभी हम बीच में आकर बैठे तो हम जल्दी कर सकते हैं, इसलिए आसना उसका पूछना है। और ये म्यूटेशन वेरिएशन होता क्यों है? तो ड्रग खाने की वजह से होता है। मन जो है विकृत हो गया तो हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस से हो सकता है, खाना गलत रहे तो हो सकता है, पानी का अडल्ट्रेशन या पोल्यूशन की वजह से हो सकता है, हवा का पोल्यूशन या अडल्ट्रेशन उसमें कुछ आना शुरू हो गया तो उससे होता है, और फूड हैबिट्स। ये सात तो वो सोचते और सात हम इस हिसाब से सोचते। तो आनुवंशिकता ऐसी कोई बात नहीं। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए मैंने पहली जब दवा दी थी बिफोर 38 ईयर्स, तो उस वक्त जो छोटे छोटे माँ बाप थे, उनके छोटे बच्चे थे, उनको हमने दवा दे दी, क्योंकि वो हेरिडिटी फैक्टर दिखता था। वो बच्चे अभी बड़े होकर उनको बच्चे हो गए, वो बच्चे मेरे पेशेंट नहीं है, अपने आप हाइट अच्छे है। तो ये पक्का हमें पता है कि आनुवंशिकता के लिए भी हम काम कर सकते हैं। एक पीढ़ी पेशेंट की और एक वैद्य की, ऐसा अगर हैंड इन हैंड काम करते तो होता है। तो ये हाइट के हिसाब से हो गए तो एवरीवेयर ये होने वाला है। उसके साथ हमारे पास क्या है, बीज संस्कार है, गर्भ संस्कार है, पंचकर्म है, जिससे बहुत सारी चीजें रिवर्सिबल हो सकती है जो एलोपैथी मानती नहीं। कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से या फैट मेटाबॉलिज्म से संबंधित जितनी चीजें आधुनिक शास्त्र इरिवर्सिबल मानता है, उनको स्नेहन, स्वेदन और होमन देने के बाद सब रिवर्स हो जाते हैं। ये मिरेकल है। और ये अगर होता है तो बायोकेमिकल क्लॉक हम उल्टा घुमा सकते हैं। तो च्यवन ऋषि जो 120 बरस के थे और च्यवन प्राप्त खाने के बाद 35 बरस के हो गए, वो फैंटेसी नहीं है, वो सच्ची बात है।
अभी 2 मिनट बोलेंगे और एक बाहेरचे एक पेशंट आहे त्यांना जाणूशूर संधिशूर आणि मागे मृतपक्षजन्य पांडूची हिस्ट्री होती तर मी त्यांना जाणूशूर वगैरे होतं त्यामुळे पांडूवरती ट्रीटमेंट केली आणि वेट त्यांचे 88 kg होतं 2 महिन्यापूर्वी आता सध्या 77 kg आहे पत्नी वगैरे फॉलो करायला गेले त्यांना फॉलो करताय पण 8 दिवसापूर्वी त्यांना रक्तागत मूत्रप्रवृत्ती झाली तर ती का झाली असं आशमरी हो सकती है क्योंकि इस दवा से तो ऐसा कुछ होगा नहीं। और पांडु जो रहते हैं ना मृत भक्षणजन्य पांडु उसमें यूरिन में हाइलम तैयार हो जाता है उसके पीछे लगकर पथरी बन सकती है तो वो अधोग रक्त पित्त हो सकता है पथरी हो सकती है अंदर कहीं घाव वगैरह है तो उससे भी हो सकता है। उम्र क्या है उनकी 65 वर्ष हाँ तो मंजिष्ठा में भी हो सकता है तो वो पहले देख लो। अगर फीवर आता है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है पेट में दर्द रहता है तो अश्मरी की संभावना ज़्यादा है। ये कुछ भी नहीं होता ना तो पित्तम तो स्वेद रक्त योग हो पित्त जो है पित्तम तो पांडुर अरुण वर्गिता ऐसा बताए पांडुर अरुण वर्ण छोड़ के सब वर्ण जो है वो पित्त धारण कर सकता है। वमन देते वक्त बहुत सारी बार खून गिरता है तो वो खून नहीं रहता वो पित्त रहता है। खून अगर गिर गया है ना तो आदमी बेहोश हो जाएगा है ना तो वो पित्त रहता है। और ये जो मूत्र से निकला हुई चीज़ है वो क्या है पहले उसकी जांच करवा लेनी चाहिए तो उसकी दवा आप दे सकते हैं। अगर वो खून अच्छा रहे उसमें पस सेल भी है तो बुखार आ जाएगा खांसी हो जाएगी। प्रतिमार्गम चरणम रक्तपित्त भी निर्देशित नीचे से खून जाता है तो आप लघु वमन दे दो उससे वो रुक जाएगा। गतिभेद करना है सिर्फ है ना। सर त्यांना ज्वर वाटतोय जोर वाटते तो सोनोग्राफी करके ले सकते हैं। सर सोनोग्राफी के ग्रेड 1 फैटी लिवर आया है आणि यूटेराइन फाइब्रॉइड आया है और इसमें कुछ नहीं आया है नहीं आश्मरी नहीं अश्वरी ने तो ये सिंपल सी बात है। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं रहे तो भी CA-125 जैसी जांच करवा लो भूख अगर कम होती है तो क्योंकि यूरेथ्रा जो रहता है शॉर्ट और ब्रॉड रहता है औरतों का और फाइब्रॉइड अंदर रहे तो हो सकता है कि उसमें से खून निकल के आ गया हो या बुध मार्ग से आ गया हो तो कहाँ से आ गया है वो भी पता होना चाहिए। हाँ ब्लैडर में सिर्फ अगर होता है तो ये बुखार के साथ कभी भी रहती है। यूरिन इन्फेक्शन है तो ठंडक लगती है लोगों को हाँ तो उससे वो समझ में आ जाएगा। और एक बार हो गया और बाद में रुक गया तो इट डजंट मेक एनी सेंस चलता है। लेकिन बार बार अगर होता है ना तो आपको सोचना होगा तो बीमारी पकड़नी चाहिए। सर आता थांबले फॉरगेट अबाउट इट। कभी भी यूनिलैटरल कोई चीज़ बॉडी में होती है ना तो वो ज़्यादा तकलीफ की नहीं रहती। समझो एक ही टांग को सूजन आ गई है अवरोध है उसकी वजह से हो सकता है ट्रॉमा की वजह से हो सकता है इंसेक्ट बाइट हो सकता है कुछ भी होता है। लेकिन बायलैटरल है दोनों को अगर है ना तो फिजियोलॉजिकल इंसल्ट पूरे बॉडी का रहता है तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको देखनी होगी। तो दोनों जगह अगर होता है तो देखना है। बोलिए सर एक बहुत अच्छा प्रकल्प